हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेलिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लगभग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी काव्य से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 20 प्रश्नों का एक वीडियोस ये बनाया है और उसमें 20 प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो प्रश्न लगभग हर बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेषकर यूपी बोर्ड में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको देखने के लिए ये 20 प्रश्न होंगे, लेकिन ये 20 प्रश्न नहीं बल्कि ये 40-50 प्रश्नों की संख्या में होंगे। कारण कि जितने भी 20 प्रश्न हैं उनकी हमने विशद व्याख्या और विश्लेषण के साथ समझाने का प्रयास किया है, तो एक प्रश्न से लगभग 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए हम बिना समय गंवाए इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। हम देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जरा अष्टछाप को समझने का प्रयास करें। अष्टछाप क्या है, तो हम ये जान लें कि अष्टछाप जो है कृष्ण भक्ति पर, हम लिख सकते हैं क्या है, कृष्ण भक्ति पर, है ना, कृष्ण भक्ति पर साहित्य रचना करने वाले 8 कवियों की एक 8 कवियों का एक ग्रुप था जिसे अष्टछाप कहा गया। स्पष्ट अष्टछाप यानी 8। तो ये जो अष्टछाप के कवि थे वो कृष्ण भक्ति पर ही अपनी रचना लिखते थे और इसमें वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ दो जो गुरु थे, कौन थे, एक हम सभी नाम जानते हैं वल्लभाचार्य, है ना, ये नाम हम जानते हैं, कृष्ण परंपरा के सबसे बड़े कवि। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, है ना। वल्लभाचार्य के कौन कौन 4 शिष्य थे, तो एक तो थे कुंभन दास, कौन थे, कुंभन दास, ठीक है। दूसरे कौन थे, तो परमानंद दास, परमानंद दास, ठीक है। और तीसरे थे कृष्णदास, तीसरे हम यहाँ लिख सकते हैं कृष्णदास, और चौथे थे सूरदास, चौथे क्या थे, सूरदास। तो ये 4 जो कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन थे, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और चौथे सूरदास। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि सूरदास सर्वश्रेष्ठ इसके कवि थे कृष्ण भक्ति परंपरा के, लेकिन ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। इसी प्रकार विट्ठलनाथ हुए, है ना, इसी प्रकार कौन हुए, विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ। तो इनके 4 शिष्य हुए। वो कौन कौन से थे 4 शिष्य, वो थे गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये 4 और 4 कवि मिलके ये 8 कवि हो गए। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि परमानंद दास तो ये अष्टछाप के कवि थे, नंददास ये भी थे, नाभादास ये नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं, चतुर्भुज दास भी थे। तो ये जरा हम एक बार इसे मिटा लें, एक बार इसको हम क्या करें, इसको इरेज कर लें जरा, हाँ, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें देखें जरा। तो हम देख सकते हैं कि अष्टछाप का कौन कवि नहीं है, तो वो हो गया नाभादास, क्योंकि परमानंद, नंददास और चतुर्भुज दास ये अष्टछाप के कवि थे। तो 2-3 बातों पे हमने चर्चा की। एक तो सबसे पहले अष्टछाप क्या होता है, तो अष्टछाप हमने देखा कि कृष्ण भक्ति पर साहित्य रचना करने वाले कवियों का एक समूह था, 8 कवियों का समूह था। 2 गुरु थे जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे जिसकी चर्चा मैंने की, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और सूरदास, ठीक है। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, कौन कौन, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कुछ चर्चाएं और इसमें हम कर लें कि जो इसमें चतुर्भुज दास थे, कौन थे, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास जो हमने कहा कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इनको प्रथम अष्टछाप कवि कहा जाता है। प्रथम क्या कहा जाता है, प्रथम अष्टछाप कवि, प्रथम अष्टछाप कवि। स्टूडेंट, कई बार ये अगर प्रश्न आया कि प्रथम अष्टछाप कवि कौन है, तो वहाँ आप नाम किसका दोगे, चतुर्भुज दास का। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे एक दूसरा प्रश्न भी हमने देख लिया। एक और महत्वपूर्ण बात, इसके सबसे अंतिम कवि कौन थे, तो अंतिम कवि कौन थे, नंददास। अष्टछाप के अंतिम कवि कौन थे, नंददास। और नंददास के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि नंददास महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे। तुलसीदास के क्या थे, नंददास चचेरे भाई थे। तो एक सामान्य सी बात थी, उसको भी हमने यहाँ देख लिया। एक और महत्वपूर्ण बात हम देख करते हैं कि ये जो कुंभन दास थे, सॉरी ये मैंने चतुर्भुज दास लिखा था, यहाँ कुंभन दास होंगे। सबसे पहले कवि कौन थे, तो ये कुंभन दास थे। सॉरी स्टूडेंट, ये गलत हो गया। तो पहले कवि कौन थे, कुंभन दास थे, और इनके पुत्र थे कौन थे, चतुर्भुज दास। ये इनके पुत्र कौन थे, तो चतुर्भुज दास। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस प्रश्न से हमने कई प्रश्नों को देखा। सबसे पहले एक बार और हम रिवाइज कर लें। ये देखा कि कौन सा कवि छाप का नहीं है, तो नाभादास नहीं है, ठीक है। परमानंद दास, नंददास, चतुर्दास ये हैं। सबसे पहले कवि कौन थे, तो कुंभन दास थे, और कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज थे। सबसे अंतिम कवि कौन थे इसके, नंददास, और नंददास कौन थे, तुलसीदास के चचेरे भाई थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जरा हम इरेज कर लें। तो हमने ये देखा कि एक प्रश्न से हमने यहाँ कई प्रश्नों को हल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आए हम दूसरा प्रश्न देखें जरा। दूसरा प्रश्न है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, और ये कहा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की पहचान इस रचना से हुई। तो स्पष्ट है कि ये किसकी रचना थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की महत्वपूर्ण रचना थी। और कहा जाता है कि ये एक विरह काव्य थी। प्रिय प्रवास क्या थी, एक विरह काव्य थी। और किसकी विरह काव्य थी, राधा की कृष्ण के प्रति जो विरह था उसी को यहाँ दर्शाया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, जो मैं खड़ी बोली हिंदी पढ़ाया था उसका विकास क्रम, तो वहाँ बताया था कि खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन था, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन था, प्रिय प्रवास था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस माध्यम से प्रथम महाकाव्य था, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे 2-3 प्रश्नों को हमने देख लिया। एक प्रश्न थे प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो हमने देख लिया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। और ये कैसी रचना थी, तो ये विरह काव्य थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यही प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इन 2 प्रश्नों से हमने लगभग 5-6 प्रश्नों को भी यहाँ देख लिया। अब चलें स्टूडेंट्स हम अगले प्रश्न को देखें, तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी को क्यों कहा जाता है कि इनकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम से प्रभावित थी, लगभग राष्ट्र प्रेम से ही जुड़ा हुआ था, राष्ट्र प्रेम। और दूसरी बात कि जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति से भी जुड़ी हुई इनकी रचनाएँ होती थी। और जो हमारे ऐतिहासिक पात्र थे उन्हीं को लेकर लगभग इन्होंने रचनाएं लिखी थी, और इसी राष्ट्र प्रेम के कारण इन्हें क्या कहा गया, राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट। चलें चौथा प्रश्न देखें जरा। चौथा प्रश्न है कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। तो ये कला और जो बूढ़ा चाँद है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, और इस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पर मिला हुआ है ना। क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चाँद पे मिला हुआ है। और ये रचना किसकी है, तो ये रचना है सुमित्रानंद पंत की, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है पंत जी की। और ये भी कहा जाता है कि ये प्रकृति पे लिखी गई रचना है कला और बूढ़ा चाँद। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत की है, ठीक है स्टूडेंट। चलें आगे देखें जरा। आगे देखें 5वां प्रश्न, अनामिका के रचनाकार हैं। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है ये अनामिका। और अनामिका जो है ये लगभग 1923 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1923 में लिखी गई थी, ठीक है। और ये प्रसिद्ध रचना काव्य संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कहा यह जाता है कि अनामिका के 2 अलग अलग काव्य संग्रह आए थे। एक 1923 में आया था जो अनामिका नाम से आया था, और दूसरा जो है अनामिका द्वितीय नाम से आया था। क्या आया था, अनामिका द्वितीय। और ये आया था 1939 में, 39 में, ठीक है। कब आया था, 1939 में आया था। और मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी अनामिका द्वितीय में निराला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन कौन सी थी, महत्वपूर्ण कृति, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ठीक है। राम की, हम जरा इसको मिटा दें, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। ये लंबी कविता की श्रृंखला में आती है, राम की शक्ति पूजा। ये हम ये कहें कि अगर निराला की पहचान इन 2 रचनाओं से है तो मैं गलत नहीं हूँ। तो हम देख सकते हैं कि अनामिका के रचनाकार कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अनामिका प्रथम 1923 में लिखा गया और सेकंड जो है 1939 में लिखा गया। तो अनामिका सेकंड जो काव्य संग्रह था उसी का ये भाग था, उसी में ये 2 महत्वपूर्ण रचना लिखी गई थी, राम की शक्ति पूजा
और सरोज स्मृति। ठीक है, जहाँ तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाओं के काव्य संग्रह के बारे में है तो हम सभी जानते हैं, जैसे अनामिका है, परिमल है, आपको कुकुरमुत्ता है, आराधना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण के काव्य संग्रह हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब इसको हम आगे देखें जरा। अगला प्रश्न देखिए, साकेत के रचनाकार है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और जो इंटर बच्चे कर रहे होंगे तो उन्होंने इसको पढ़ा होगा। ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या, है ना। साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है ना। तो स्पष्ट है कि अयोध्या निवासी यानी श्री राम के चरित्र पे ही पूरा ये रचना लिखी गई है। साकेत कहा जाता है महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात साकेत के बारे में ये भी कहा जाता है कि द्विवेदी काल की, ये क्या है? द्विवेदी काल की ये श्रेष्ठ रचना है। द्विवेदी काल की श्रेष्ठ रचना किसको माना गया है? तो साकेत को माना गया। तो साकेत के बारे में 2-3 बातें हमने देख ली कि ये इसका प्रकाशन भी हम देख सकते हैं कि 1939 में हुआ था, 39 में, है ना। तो ये अयोध्या साकेत अयोध्या यानी इसका नाम हुआ, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसमें हम कह सकते हैं कि द्विवेदी काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना। और साकेत प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध 2 कारणों से है, क्योंकि इसमें उर्मिला की जो विरह व्यथा है वो उसका जो चित्रात्मक प्रस्तुति है गुप्त जी द्वारा वो अद्भुत है, उस कारण से प्रसिद्ध है। और कैकई का पछतावा जो अलग रूप से यहाँ इसमें दिखाया गया है, इस कारण से भी ये साकेत काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 3-4 बातों को इसमें भी देख लिया। चले आगे देखें। अगला देखें, जो 7वां प्रश्न है वो है वैदेही वनवास के रचयिता हैं। तो वैदेही हम सभी जानते हैं, वैदेही किसको कहते हैं? तो सीता का दूसरा नाम था वैदेही। तो स्पष्ट है कि ये सीता के वनवास से संबंधित है। जब सीता का वनवास हुआ था, जब अयोध्या लौटी थी तो त्यागा गया था श्री राम के द्वारा, तो उस समय का वर्णन है यहाँ पे। और इसके भी रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है स्टूडेंट, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना थी। और वैदेही वनवास को ये कहा जाता है कि ये क्या था? खंड काव्य था। ये महाकाव्य नहीं बल्कि ये क्या था? खंड काव्य था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये खंड काव्य था और इसमें स्पष्ट है कि करुण रस की प्रधानता है। जब सीता का वनवास होगा, राम उदास होंगे ही, तो यहाँ क्या है? करुण रस की इसमें प्रधानता थी। ठीक है स्टूडेंट, तो 2-3 बातें हमने वैदेही वनवास से देख लिया कि इसके रचयिता कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ये सीता के वनवास पे यानी वैदेही वनवास, और ये खंड काव्य है और ये करुण रस पे आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, चलें अगला देखें प्रश्न। ये है लोकायतन कृति के रचनाकार। लोकायतन भी काफ़ी महत्वपूर्ण कृति है और ये कृति है सुमित्रानंद पंत की। ठीक है स्टूडेंट, कुछ चर्चा लोकायतन के बारे में कर लें। कहा जाता है कि जो लोकायतन है वो स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसमें क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, और बाद, दोनों, स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को इसमें काव्य रूप दिया गया है। जो सुमित्रानंद पंत की ये रचना है, काव्य संग्रह है और काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे देखें जरा। अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न। ये है दीप शिखा किसकी रचना? ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और हम सबको मालूम होना चाहिए कि ये रचना है किसकी? महादेवी वर्मा की। तो दीप शिखा के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लें कि ये कविता संग्रह थी और ये 1942 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1942 में लिखी गई थी। और इसका अर्थ, जो भाव था दीप शिखा का, उसमें यह था कि स्वयं मिटकर दूसरों को सुखी बनाना। ये उसका मूल भाव था दीप शिखा का, स्वयं मिटकर दूसरों को सुखी बनाना। कहने का अर्थ ये, जैसे दीप शिखा यानी जो दीपक होता है खुद अंधेरे में रहता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। तो ये भाव, इसी भाव के कारण इसका शीर्षक इन्होंने दीप शिखा दिया था। और इसका अर्थ क्या था? मैंने कहा, इस पूरे जो काव्य संग्रह का भाव था स्वयं को मिटाकर दूसरों को सुखी करना। ठीक है, दूसरों को सुखी करना। तो ये इसका भाव था, दूसरों को सुखी करना। तो कहने का अर्थ दीप शिखा, जैसे मैंने बताया कि दीपक का जो स्वभाव होता है खुद अंधेरे में रहता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। तो पूरे इस काव्य जो संग्रह है उसका मूल भाव यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला 10वां प्रश्न देखें। प्रिय प्रवास के रचनाकार। स्टूडेंट, ये हमें लगा गलती से हमने इसको दूसरी बार भी दे दिया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप देखना। तो इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें।
अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त संबंधित हैं। अब ये ध्यान देना कि मैथिली शरण गुप्त संबंधित है किस युग से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमने देखा है कि मैथिली शरण गुप्त किससे संबंधित हैं, तो वे हैं द्विवेदी काल से। ठीक है, ये भारतेंदु युग से नहीं है, शुक्ल युग से नहीं, शाहवादी से, बल्कि किस काल से हैं, तो ये द्विवेदी युग से हैं। और हम सभी जानते हैं कि द्विवेदी युग जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, सरस्वती पत्रिका का संपादन था, उसने मैथिली शरण गुप्त को काफ़ी आगे बढ़ाया और सबसे कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध उस काल के कवि थे। ठीक है स्टूडेंट, चले अगला देखें प्रश्न, वो है प्रयोगवादी कवि हैं। तो प्रयोगवादी कवि कौन है, इसमें हम देख सकते हैं और नाम भी काफ़ी स्पष्ट है, जिन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, वो थे अज्ञेय। ठीक है, प्रयोगवादी कवि कौन हो गए, अज्ञेय, और इन्हें प्रयोगवाद का क्या कहते हैं, जनक भी कहा जाता है। अगर हमें नहीं जानकारी थी तो हम अलग कर सकते थे। भूषण ये किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं। ठीक है, पंत छायावाद काल के कवि हैं और महादेव वर्मा ये भी छायावाद के कवि हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि पंत और महादेव वर्मा ये छायावाद के हैं और भूषण रीतिकाल के हैं, तो स्पष्ट है कि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। तो ये प्रश्न भी अक्सर स्टूडेंट्स पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे देखें। अगला देखें, रीतकाल की रचना है। तो रीतकाल की रचना इसमें हम निकाल सकते हैं, लेकिन रीतकाल की रचना निकालने के पहले हम देख सकते हैं कि इसमें अन्य जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो साकेत है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हम सभी जानते हैं साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। और ये किस काल की थी, तो ये द्विवेदी काल के मैथिली शरण गुप्त थे। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ये भी किस काल के कवि थे, ये भी द्विवेदी काल के थे। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर, और रत्नाकर किस काल के कवि थे, तो ये थे आधुनिक काल के। ठीक है, ये आधुनिक काल के। वैसे काफ़ी आसान प्रश्न था ये, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहारी सतसई यानी कि बिहारी लाल रीतकाल के, तो हम सभी जानते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ अगर न कहें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि, सबसे अधिक प्रसिद्ध अगर कोई रीतकाल में था तो बिहारी थे, और उनकी रचना थी बिहारी सतसई। हम सभी जानते हैं कि एक ही रचना थी और काफ़ी प्रसिद्ध थी, तो रीतकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना बिहारी सतसई थी। हमने इस रूप से भी देख लिया कि साकेत को अलग कर लिया, ये द्विवेदी काल की रचना थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये भी द्विवेदी काल। गंगा अवतरण आधुनिक काल के, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है स्टूडेंट, चले अगला प्रश्न देखें। यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, तो अगर हमें नहीं मालूम है तो हम फिर वैसे वही रूप यहाँ भी कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि यशोधरा ये किसकी रचना थी, तो ये गुप्त जी की यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना थी, हम सभी जानते हैं। और हम आगे देख सकते हैं कि रस कलश ये हरिऔध जी की रचना थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, किसकी रचना थी, तो हरिऔध की रचना थी। आंसू हम सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। स्पष्ट है कि उद्धव शतक, ये उद्धव शतक इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। रत्नाकर जी की जब भी चर्चा होती है तो उद्धव शतक की जरूर यहाँ चर्चा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन थी, तो उद्धव शतक। अन्य जो रचनाएं थी उनके भी लेखक को हमने, उनके भी कवि को हमने समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें। अगला देखें, ये 15वां प्रश्न है, और ये चलिए ये 15वां प्रश्न देखें जरा। 15वां प्रश्न है छायावादोत्तर युग की पत्रिका, यानी छायावादोत्तर का अर्थ ये हुआ कि छायावाद के बाद की का जो काल था उस काल की पत्रिका कौन सी थी। तो हम अलग अलग करके इसको हम चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हम देखें हंस, तो हंस हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद इसके संपादक थे। तो प्रेमचंद किस काल के कवि थे, तो ये भी हम जानते हैं कि ये द्विवेदी और छायावाद दोनों काल के कवि थे, द्विवेदी / छायावाद। स्टूडेंट, इससे हो क्या रहा है कि हम लोग एक प्रश्न से कई प्रश्न को देख रहे हैं। अब हंस का नाम आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये प्रेमचंद की पत्रिका थी और ये द्विवेदी काल और छायावाद काल की पत्रिका थी। ठीक है, हिंदी प्रदीप हम सभी जानते हैं ये बालकृष्ण भट्ट, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है खड़ी बोली हिंदी के विकास के क्रम में। बालकृष्ण भट्ट, तो ये आधुनिक काल के हो गए, आधुनिक काल से पहले। ठीक है, ये क्या हो गया, आधुनिक काल। इंदु को हम सभी जानते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद के संपादक में ये पत्रिका थी, जयशंकर प्रसाद। और ये किस काल के कवि थे, तो हम सभी जानते हैं ये किस काल कवि थे, तो छायावाद के प्रमुख प्रारंभकर्ता थे, हम सभी जानते हैं। कादम्बनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये छायावाद के बाद की युग की पत्रिका थी। और कादम्बनी हम सभी जानते हैं काफ़ी प्रसिद्ध, कहा जाता है कि युवा से लेकर बूढ़े तक में ये पत्रिका काफ़ी प्रचलित, आज भी प्रचलित है, आज भी चलती है।
और कहा जाता है कि हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हिंदुस्तान टाइम्स की ये पत्रिका है, हिंदुस्तान टाइम्स की ये पत्रिका है और उसी के तहत ये इनका संपादन होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो कादम्बरी है उसके संपादक कौन हैं, तो उसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। कौन है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट ये हैं राजेंद्र अवस्थी, अवस्थी। ठीक है स्टूडेंट। तो एक प्रश्न से हमने कई प्रश्नों को यहाँ देखने का प्रयास किया कि छायावलोत्तर युग की पत्रिका है, तो ये हमने देख लिया कि कादम्बरी है। ठीक है, इसके संपादक कौन है, तो राजेंद्र अवस्थी हैं। और फिर हमने देखा कि हंस प्रेमचंद के द्वारा संपादित थी, ये द्विवेदी और छायावाद काल में थी। हिंदी प्रति बालकृष्ण भट्ट, ये आधुनिक काल। और इंदु जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अगला देखें जरा। ये है 16वां प्रश्न, छायावाद युगीन रचना है। तो इसको भी हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। वैसे अगर सीधा देखें तो हम देखते हैं कि छायावाद और कहते हैं कि आधुनिक काल की अंतिम जो महाकाव्य था वो था कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। और जयशंकर प्रसाद किस काल कवि थे, तो छायावाद काल के। तो ये भी हम देख सकते हैं। इसको अलग देखना हो तो जैसे प्रिय प्रवास हमने देखा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, वो किस काल के कवि थे, द्विवेदी काल के थे। साकेत मैथिली सेनगुप्त की रचना थी, जो किस काल के कवि थे, द्विवेदी काल के थे। और वैदेही वनवास, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, जो कि द्विवेदी काल से थे। तो स्पष्ट है कि छायावाद की रचना कौन सी हो गई, कामायनी, और इसके रचनाकार हो गए जयशंकर प्रसाद। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें जरा। अगला प्रश्न 17वां देखें जरा हम लोग। ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो हम अगर चाहें तो सबको इसमें अलग अलग करके यहाँ भी हम देख सकते हैं कि रामधारी जयशंकर प्रसाद छायावाद के काल के कवि थे, है ना। ये हम सभी जानते हैं, छायावाद के आरंभकर्ता के रूप में इनका नाम आता है। तो क्या हो गए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के हो गए। श्रीधर पाठक, ये छायावाद की शुरुआत के माने जाते हैं, कई लोग इनको प्रवर्तक भी मानते हैं। ठीक है, छायावाद। सरदार पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी काल के कवि थे, द्विवेदी काल के प्रमुख निबंधकारों में इनका नाम शुमार है, तो ये द्विवेदी काल के हो गए। बचे रामधारी सिंह दिनकर, तो स्पष्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रगतिवादी युग का कवि कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमने देखा कि प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखें 18वां प्रश्न, वो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो अगर याद हो तो इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक या प्रयोगवाद के जनक किसको कहा जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगला देखें जरा। अगला है 19वां प्रश्न, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें ज़्यादा विवाद की ज़रूरत नहीं है, विवाद क्या, क्योंकि एक और स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, जहाँ प्रेम शब्द जुड़े तो अधिकांश जो ऐसी रचनाएं हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, तो प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने महत्वपूर्ण कविताएँ लिखी थी, उसमें ये प्रेम सरोवर महत्वपूर्ण है। ठीक है, 20वां और अंतिम प्रश्न देखे जरा, अनाम दास का पोथा। तो ये देख सकते हैं कि अनाम दास का पोथा क्या था, तो ये एक महाकाव्य था। क्या था स्टूडेंट्स, ये अनाम दास का पोथा एक महाकाव्य था। और कहा गया है कि उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती हुई एक प्रेम कथा है। क्या है ये, उपनिषदों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति को फिर लिखने वाले सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो उपनिषदों की पृष्ठभूमि, उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती प्रेम कथा है, ये प्रेम कथा है। ठीक है, तो स्पष्ट कह सकते हैं कि अनाम दास का पोथा जो है वो महाकाव्य है। और किसके द्वारा लिखित है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है। ये उपन्यास है, सॉरी महाकाव्य मैंने लिखा, ये उपन्यास, सॉरी ये क्या है, उपन्यास है, ये उपन्यास है। और ये उपन्यास का जो मूल विषय है वो है उपनिषदों की पृष्ठभूमि में प्रेम कथा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ 20 प्रश्नों को लिया, नाम के लिए 20 प्रश्न थे, लेकिन इन 20 प्रश्नों से लगभग हमने 40 या 50 प्रश्नों को जरूर हल किया। अगर आप स्टूडेंट्स इन 20 प्रश्नों को सही तरीके से समझ जाओगे, सही तरीके से याद कर लोगे, तो मेरा विश्वास है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो और कोई भी बोर्ड, विशेषकर यूपी बोर्ड हो, तो उन बोर्ड में आप बड़े आराम से पूरे अंक आप प्राप्त कर लोगे। तो ज़रूर मेरा विश्वास है कि आप इस तरह से इसको बेहतर ढंग से पढ़ोगे। अगर हिंदी गद्य पे जो प्रश्नोत्तरी सीरीज मैंने दी थी, अगर उसे देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और गुजारिश कि ये मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स
मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो और प्यारा सा कमेंट जरूर दो। थैंक यू।